नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं आलोक आज आपको 16 सितंबर के सेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी बढ़िया अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो आपके आ चुके हैं और उनके लिए आपकी जो तैयारी है उसमें करंट अफेयर की भूमिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा रहने वाली है। तो बहुत ही बातचीत ना करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने सेशंस में और जल्दी जल्दी सब चीजों को अच्छे से क्वालिटी के तरीके से कंप्लीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और आपके सामने आज का पहला सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप सबको पता है कि आपके पास एक पर और ये स्थित कहाँ पर है बच्चा? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको बोला जाता है कि ये हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर जब आप मैप को देखेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर आप ये पोर्शन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर आपका क्या है, कुछ द्वीप समूह है। ठीक, कुछ द्वीप समूह है और इन्हीं को क्या नाम दिया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कितने द्वीप हैं यहाँ पर? लगभग लगभग 572 द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं और इस 572 द्वीप में से 38 ऐसे हैं जो निवास के योग्य हैं। तो अभी क्या किया गया, जो पोर्ट ब्लेयर नाम था ये किसका दिया हुआ था? ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था। तो सरकार ने क्या किया, इसको बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। श्री विजयपुरम किसका नाम कर दिया गया बदलकर? ये कर दिया गया आपके पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज और देखिए कि क्या है, जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 है, वो क्या करता है, किसी भी राज्य के सीमा में कि उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको देता है? परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्रदान करता है। तो इस अनुच्छेद के तहत जो नाम, सीमा, क्षेत्रफल, इनमें परिवर्तन जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी पोर्ट ब्लेयर के बारे में। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार का मैप है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के ऊपर क्या है? ऊपर है म्यांमार। ठीक है, क्या है? म्यांमार। और म्यांमार और अंडमान के बीच में क्या है? तो म्यांमार और अंडमान के बीच में है कोको चैनल। ठीक है, क्या है? कोको चैनल है। ठीक, कहां पर? म्यांमार और अंडमान के बीच में। ठीक, क्लियर सभी को? इसके बाद इसको आप नोट कर लेंगे, ये पेपर में बच्चा पूछा जाता है। ठीक है, कहां पर? अंडमान और म्यांमार के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखिए आप अंडमान को देखेंगे तो ये कितने भाग में है? नॉर्थ अंडमान मतलब उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये तीन नाम है अंडमान के। और उसके बाद चौथा है लिटिल अंडमान। ठीक है, क्या है? लिटिल अंडमान। तो जो आपका पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो कहां पर है? वो है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहां पर स्थित है बच्चा? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में क्या है? दक्कन पास, या फिर इसको हम दक्कन पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये किसके किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। क्लियर, ये याद हो गया। अब इसके बाद एक और है, ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। वो क्या करता है? वो लिटिल अंडमान यानी कि अंडमान को और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल क्या कर देता है? वो अलग कर देता है किसको किसको? अंडमान और निकोबार को। ठीक है, किसको किसको? अंडमान और निकोबार को वो अलग कर देता है। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप।
ठीक है, क्या नाम है? बैरन द्वीप। ठीक है, और बैरन द्वीप पर ही जो ज्वालामुखी है उसका क्या है वो? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है या फिर पर्वत है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अंडमान निकोबार पूरा क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा स्टोरी अगर आप जानना चाहें तो ये वही जगह है जहां पर जब ब्रिटिश थे तो वो काला पानी की सजा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल ही में क्या किया गया था, कुछ द्वीप थे जिनका नाम बदल दिया गया था। एक द्वीप था हैवलॉक, एक था नील, ठीक है, और एक था बेटा रॉस। ठीक है, ये तीन द्वीप थे, लेकिन इन तीनों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस पर किया गया। हैवलॉक का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। ठीक है, क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। ठीक है, नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। ठीक है, क्या रखा गया? शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, क्या रख दिया गया? पूरा पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी एक चीज है, यहाँ पर आप देखेंगे इनका नाम है मधुलता। क्या नाम है इनका? मधुलता। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लोग दिख रहे हैं इनका नाम है सेंटलीज। ठीक है, क्या नाम है? सेंटलीज। तो यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस द्वीप का नाम है सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, क्या नाम है? सेंटिनल आइलैंड। तो यहाँ पर ये रहते हैं। माना जाता है कि जो सेंटलीज हैं ये लगभग लगभग 60,000 वर्ष से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, और बाहरी जो दुनिया है, बाहरी दुनिया से इनका किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक, बीच में एक अमेरिकी नागरिक थे जिनका नाम था जॉन चाउ। ठीक है, तो जॉन चाउ क्या किए थे, चुपके से चले गए थे इस आइलैंड पर। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ, जो ये सेंटलीज थे इनने ने क्या किया, जॉन चाउ की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। ठीक है, तो फिर से ये चर्चा में आ चुके थे। ये मधुलता जी हैं। मधुलता क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी, किससे? सेंटलीज से, और ये कामयाब भी हो गई। ठीक है, ये आप देखेंगे इनके बच्चों के साथ बैठ के अपना फोटो वोटो, इनकी और भी सारी फोटो हैं। ये नारियल पानी बांट रही थी इनको। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर देखा जाए मोटा मोटा तो जो सेंटलीज हैं ये बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते हैं। क्लियर सभी लोग को? चलिए आगे चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है कि ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड अपना संयंत्र कहां पर स्थापित करने वाली है। तो आपको पता है कि वर्ष 2021 में जो कार निर्माता कंपनी फोर्ड है, आपने देखा होगा इंडेवर जो एक गाड़ी आती है, बहुत मतलब विशाल का एक कार है। ठीक है, तो उसका निर्माता कौन है? फोर्ड है। तो फोर्ड जो है ये क्या किया था 2021 में, अपनी सभी यूनिट्स को इसने एक चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया था। लेकिन अब पुनः ये भारतीय मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, और कहां पर? अपना तमिलनाडु में अपना जो संयंत्र है उसको स्थापित करने वाले हैं। तमिलनाडु में ये अपना संयंत्र जो है वो लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, क्लियर? अब जो तमिलनाडु में ये संयंत्र लगा रहे हैं वहां पर जो कारें बनाई जाएंगी उसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। 9 सितंबर 2021 को इन्होंने ऐलान किया था कि अब ये क्या करेंगे, अपने यूनिट्स को क्या करेंगे, बंद करेंगे इंडिया में, लेकिन अब ये फिर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, स्थापना फोर्ड की कब हुई थी? 16 जून 1903। संस्थापक का नाम था हेनरी फोर्ड। हेडक्वार्टर कहाँ है? मिशिगन में है। इसको आप याद रखना हो तो रख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया। क्या? सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, एक्सपो। ठीक है, एक्सपो का मतलब है प्रदर्शनी एक तरह से। ठीक है, क्या समझेंगे इसका मतलब? प्रदर्शनी। ठीक, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो सेमीकॉन इंडिया जो है इसका संचालन किया गया कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन 2024 का
जो है वो आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का जो था प्रदर्शनी एक तरह से वो किया गया था, कंपनियां बहुत सारी आई थी। तो डिफेंस एविएशन एक्सपो मतलब कि जो वायुसेना की प्रदर्शनी है उसको यहाँ पर आयोजित किया गया। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो जोधपुर में 3 दिन का एक्सपो था, इसको आयोजित किया गया। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्ट की। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? इस एक्सरसाइज का नाम था बच्चा तरंग शक्ति। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका 2 संस्करण हुआ था। ठीक है, और दूसरा संस्करण जो था वो जोधपुर में आयोजित किया गया था और यहीं पर इसको भी आयोजित किया गया। ठीक है, तो एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया, जो रक्षा मंत्री हैं। तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज थी, इसको पहली बार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, ठीक, और तरंग शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज थी इसमें लगभग 30 देश शामिल हुए थे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेवी और डीआरडीओ ने एक वर्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो इसकी अधिकतम गति है बेटा 4.5 मैक। ठीक है, मैक आपको पता है ये मिसाइल्स की स्पीड को मेजर नापा जाता है, जो फाइटर जेट होते हैं इनको नापा जाता है। ठीक है, तो मिसाइल जो है ना वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है सबसोनिक। ठीक है, क्या होती है? सबसोनिक। दूसरी होती है सुपरसोनिक। ठीक है, क्या होती है? सुपरसोनिक। और तीसरी होती है हाइपरसोनिक। ठीक है, क्या हो जाती है? हाइपरसोनिक। तो जिनकी जो स्पीड है 0.8 मैक तक होती है, ये क्या होती है? सबसोनिक होती है, यानी कि इन मिसाइल्स की स्पीड जो है वो ध्वनि की स्पीड से कम है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 से 3 मैक वाली। ठीक है, मतलब ऐसे मिसाइल्स जिनकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 2 गुना या 3 गुना अधिक है, वो आ जाएंगी सुपरसोनिक में। उसके बाद हाइपरसोनिक जो होता है वो 5 प्लस मैक वाली मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऐसी मिसाइल्स जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से अधिक चल सकें, वो क्या हो जाती हैं? वो हाइपरसोनिक हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इस मिसाइल का जो स्पीड है वो 4.5 मैक है। क्लियर सभी लोगों को? चलो, अब इसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मतलब स्वदेशी है। क्लियर? इसका वजन जो है 170 किलोग्राम है। इसका जो विंग्स है वो 20 इंच का स्पैन है इसका। 52,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकती है। क्लियर? और गति कितनी है? 4.5 मैक। खासियत यह है कि ये 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री घूमकर क्या कर सकती है? कहीं पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। क्लियर? चलिए, ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चश्मा हटाने के लिए एक आई ड्रॉप आया था जिसका नाम था प्रेसव्यू। अब इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। प्रेसव्यू को अब बैन कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक जो है वो सफलतापूर्वक किया गया? तो आप सबको पता है कि एक महानुभाव है एलन मस्क। ठीक है, कौन है? एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इनके पास एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी अपना एक मिशन लॉन्च करती है जिसका नाम था पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, क्या नाम था? पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन ये है, ये लॉन्च करते हैं। ठीक, अब पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या था कि 4 एस्ट्रोनॉट जो है, 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस में जाएंगे 700 किलोमीटर पे। ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे की स्पेस वॉक जो है वो करेंगे। ठीक, तो इन्होंने इसको सफलतापूर्वक क्या किया? कंप्लीट कर लिया। इसमें है कौन कौन? तो इसमें देखिए, जो रॉकेट था उसका नाम था फॉल्कन 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर याद रखेंगे। रॉकेट का नाम था फॉल्कन 9, कैप्सूल का नाम था ड्रैगन। क्या नाम था? ड्रैगन था इस कैप्सूल का नाम। तो सही आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स। इसी कंपनी के ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे इन्होंने क्या किया?
स्पेस वॉक किया। क्लियर। तो यह किसी प्राइवेट स्पेसशिप की पहली स्पेस वॉक थी। स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस वॉक किया जा रहा था तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कितनी थी? 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फॉल्कन 9 रॉकेट था और कैप्सूल का नाम क्या था? ड्रैगन था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है या फिर जो ड्रैगन कैप्सूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न पेलोड का जो वजन है वो कितना है? 3000 किलो। और जब लॉन्च का पेलोड है वो कितना है? 6000 किलो। मतलब टोटल क्या है? 3000 केजी का ईंधन इसमें लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर 1 बिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है? तो ये कोई नहीं है, ये है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी कुछ टाइम से ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बनाते जा रहे हैं। अभी इसके पहले इन्होंने बनाया 900 गोल करने का रिकॉर्ड। ठीक है, ये बने पहले खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल और सब चीजों में मिला के क्या किया है? 900 गोल कर दिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है लियोनल मेसी और तीसरे नंबर पर है पेले। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सिल्वर, गोल्डन और डायमंड तीनों बटन मिल गए जाके। ठीक है, अभी वर्तमान में इनके 30 करोड़ के लगभग फॉलोवर कहां पर हैं? वो कहां पर हैं? ये आपके YouTube पर हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग फॉलोवर्स हैं। जैसे 638 मिलियन फेसबुक पर, 170 मिलियन ट्विटर पर और 113 मिलियन इनके सॉरी इंस्टाग्राम पर 638 हैं, फेसबुक पर 170 हैं, ट्विटर पर 113 हैं। ठीक, और इन्होंने क्या किया? 900 गोल भी कर दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर मेसी हैं 838 गोल का, और पेले जो ब्राजील से कभी खेलते थे अब नहीं खेलते हैं, इनका है 762। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने हासिल की हैं, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। ठीक, तो ये इनके गोल्स का ब्रेकअप है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने वाला है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो बेटा कहां पर स्थित है? ठीक है, तो अभी देखिए न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है कि जो WHO है ना, इसने क्या किया? इसने साउथ अफ्रीका और कुछ देशों में क्या किया है? जो इनका मंकी पॉक्स था, ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मैं आपने पढ़ा था, मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि मंकी पॉक्स जो है वो बहुत ही तेजी से फैल रहा था। कहां पर? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद धीरे 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 ये और भी देशों में फैल रहा था। हालांकि भारत में भी एक केस जो है वो कंफर्म हो चुका है मंकी पॉक्स का, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो अब क्या किया गया है? अब WHO के द्वारा विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या किया गया? मंजूरी दे दी गई। तो पूछा गया इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बेटा इसका कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। ठीक है, तो वैक्सीन का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेंगे। MVA-BN वैक्सीन। क्या नाम है? MVA-BN। ठीक है, MVA-BN वैक्सीन है। इसको 18 साल से कम लोगों को अभी नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि जो वयस्क हैं 18 प्लस हैं उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। क्लियर सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी बच्चा 7 अप्रैल 1948 को। सदस्य देश कितने हैं? 194 इसके अभी सदस्य राष्ट्र हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। क्लियर सभी को? चलिए आगे क्या है? भारतीय टैंक जोरावर का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये एक लाइट टैंक है। ठीक है, आप लोग तोप के नाम से जानते होंगे, जो 21 तोपों की सलामी कभी कभी दी जाती है, वो यही है। तो लाइट टैंक है, मतलब हल्की है। तो इसको जो पहाड़ी क्षेत्र है ना वहां पर बहुत ही आसानी से जो है डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक, तो इसका क्या है? सफल परीक्षण किया गया। हालांकि जो इसका परीक्षण है वो बहुत ही पहले से किया जा रहा है। ठीक, तो अलग अलग चीजें अपडेट होती हैं, अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं। तो इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा।
डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। अगर बात करें आप इस टैंक की, तो इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। फिर आप बात करें डीआरडीओ की, ठीक है, तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, जिसका नाम उस टाइम पे क्या था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अगर आप वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एस वी कामत कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्लियर, सभी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंजीनियर्स डे निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया गया? हिंदी दिवस, ठीक है। क्या सेलिब्रेट किया गया बच्चा? हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस में भी आपको पता होना चाहिए, एक मनाया जाता है 10 जनवरी को और दूसरा मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। तो 10 जनवरी को जो मनाया जाता है ये होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। और जब यहाँ पर अपने इंडिया का जो राष्ट्रीय होता है वो होता है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट कर लिया गया। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, ठीक है। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, ठीक है। ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इंजीनियर्स डे इनकी याद में ही मनाया जाता है। किसके याद में? विश्वेश्वरैया जी के याद में मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 1968 में पहली बार ये मनाया गया था। इनका अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया है। एक नेता थे, वो इसको बोलने में थोड़ा अटक गए थे एक बार, ठीक। तो ये 1861 में इनका जन्म हुआ था। ये सब आपके मतलब की चीज नहीं है, ठीक है। क्लियर, तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें कि जो श्रीलंका और तंजानिया है ये भी इसी दिन क्या करते हैं? इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, इसको आप याद रख लेंगे। उसके बाद 1955 में भारत सरकार ने भारत रत्न से इनको सम्मानित किया था, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। मतलब जो एम विश्वेश्वरैया थे इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। क्लियर सभी लोगों को? चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास है एक स्टैटिक जिसमें विश्व की महत्वपूर्ण सीमाएं और उनकी सीमा रेखा के बारे में चर्चा बच्चा की गई है। तो आप सबको पता है कि जो रेड क्लिफ रेखा है, इसको ये बहुत पेपर में पूछी जाती है रेखाएं, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा कहां पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। फिर डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी ये कहां पर है? ओरिजिनली आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जो पीओके वाला एरिया है, ठीक है, कौन सा? पीओके वाला। तो पीओके वाला एरिया अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसीलिए इस रेखा को पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। फिर मैन रहेम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मैन रहेम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। फिर मेडिसिन रेखा ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एक हिंडनबर्ग है, इसको भी याद आप रखेंगे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिर 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। फिर 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच में है। और 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में स्थित है। तो ये सारी क्या है बच्चा? जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं वो आपके सामने हैं और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका स्टैटिक था आज का, ठीक है। कल भी स्टैटिक के साथ ही आपके सामने मैं प्रेजेंट रहूंगा। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपको जवाब वहां पर जरूर से जरूर दिया जाएगा। और यहां तक अगर आप वीडियो में थे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।